जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी मिसेस स्टोन भाग 2। अब तक आपने सुना ऋतुज को स्कॉटलैंड में जॉब मिल जाती है, पर जब वो वहां पहुंचता है तो उसके साथ अजीब घटने लगता है। पहले तो ड्राइवर उसे वापस लौट जाने को कहता है, फिर रात के शिफ्ट में उसे तीसरे फ्लोर पर जाने से मना कर दिया जाता है। देर रात उसे जब कदमों की आवाज आती है तो पाता है तीसरे तल पर एक कमरे में किसी औरत की मूर्ति रखी है। अगली रात वो वापस उस कमरे में जाता है तो पाता है खून में लिपटी एक औरत वहां दीवार पर कुछ लिख रही है। पर ऋतुज जैसे ही उसके करीब जाता है उस औरत की गर्दन पूरी मुड़ जाती है और अनेकों कीड़े उसके शरीर को घेर लेते हैं। ऋतुज दर्द में चिल्लाने लगता है। अब आगे की कहानी। धीरे धीरे दर्द मानो शरीर का अंग बन गया और उसे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया। उसकी आंखें बुझने सी लगी, जैसे अंधेरा उसको घेर चला हो। हाथ ढीले पड़ गए। तो क्या अब वो मर रहा था? शरीर बेजान हो फर्श पर गिर पड़ा। ऋतुज की चीख सुन सिक्योरिटी गार्ड्स ऊपर की ओर दौड़ाए, पर उनके कदम कमरे के दरवाजे पर ही आकर रुक गए। चाहकर भी कोई हिम्मत न जुटा पाया। तुरंत फादर रुबेन को फोन लगाया गया। फादर रुबेन फैक्ट्री से कुछ दूरी पर स्थित एक चर्च में ही रहते थे। उनके आने तक अंकुर और उसके कुछ साथी भी फैक्ट्री पहुंच गए। सबके सब फादर के इंतजार में लग गए। देखा, फिर वही हुआ। ये कर्ज किसी न किसी की जान लेता ही रहेगा। वो लड़की कब तक लोगों को अपना शिकार बनाती रहेगी? कब तक ये लोग बलि का बकरा खोजते रहेंगे? अंकुर चिंतित हो बड़बड़ाने लगा। अरे तुम्हें तो पता था, तो उसको मना क्यों नहीं किया? बताया क्यों नहीं? अंकुर के सहायक मेरम ने भी अपनी चिंता जताई। मेरम और अंकुर दोनों इंडिया से साथ यहां आए थे। दोनों को ही यहां हो रही असाधारण गतिविधियों की जानकारी थी। किसी तरह ऋतुज को उसके घर ले जाया गया। लगभग पूरा शरीर नीला पड़ गया था। खून मानो उसकी बॉडी में बचा ही न हो। जगह जगह कई निशान पड़ गए थे। मुंह आधा खुला पड़ा था। फादर ने अपने सहायकों की मदद से ऋतुज का मुंह किसी तरह बंद किया। फिर शुरू किया गया एक ऐसी विधि को जिसको स्कॉटिश लोग एंजल ऑफ डेथ बोलते थे। उनका मानना था जब कोई डेविल किसी ह्यूमन पर अपना कब्जा कर लेता है तो मौत से बचने का बस एक ही तरीका है, पीड़ित की बॉडी में किसी ऐसे व्यक्ति का खून डाला जाए जो ना तो भगवान को मानता है और ना ही शैतान को। वैसे भी खून लगभग खत्म सा ही हो गया था ऋतुज के शरीर से। अनेकों कैंडल्स जला दिए गए। खिड़कियों पर खास नीले रंग के फूल रख दिए गए। दरवाजे पर 2 छोटे क्रॉस भी टांग दिए गए। एक ताबूत भी लाया गया और उस पर पवित्र जल का छिड़काव कर ऋतुज को उसके अंदर सुला दिया गया। फिर आया वो व्यक्ति जिसकी आस्था ना तो भगवान में थी और ना ही शैतान में। तुरंत ब्लड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे ही फादर ने आगे की गतिविधि की, अजीब से कोलाहल ने घर को चारों ओर से घेर लिया। दरवाजे पर अजीब दस्तक होने लगी। शायद कोई उसको तोड़कर अंदर आना चाहता था। पर कुछ ही क्षण बाद सब कुछ समाप्त हो गया। Now he'll take some time to wake up, but we must not think he is out of danger. फादर ने एक निशान ऋतुज के शरीर पर बना दिया और चले गए। माना था वो निशान शैतान को दबा कर रखेगा और चाहकर भी ऋतुज के शरीर को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लगभग 13 घंटे बाद ऋतुज की आंखें खुली। जहां उसे कमजोर महसूस होना चाहिए था, वो ताकतवर महसूस कर रहा था। उस पर बस एक ही धुन सवार थी, उसे फिया स्टोन से मिलना है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उस कमरे में जाने के बाद
बस कुछ घंटों में ही वापस उठ गया था। पर हैरान कर देने वाली बात यह न थी, बल्कि यह थी कि फिया स्टोन का नाम ऋतुज ने लिया। ये फिया स्टोन कौन है? मीरम अपनी कुर्सी पर बैठा अंकुर और पीटर का चेहरा देख रहा था। ऋतुज की यह खबर पूरी फैक्ट्री में आग की तरह फैल गई। कोई भी अछूता न रह गया था कि ऋतुज कुछ घंटों में उठा तो है ही, लेकिन किसी फिया स्टोन से भी मिलना चाहता है। यस, हु इज शी? वी नो अबाउट मिस स्टोन, बट फिया स्टोन? पीटर की शक्ल भी बता रही थी कि उसको भी कोई जानकारी नहीं है। अब यह बात तो फादर ही जानते होंगे। हो सकता है मिस स्टोन की कोई रिलेटिव हो। वैसे फादर आज रात ऋतुज को पवित्र करने आएंगे, तो पता चली जाएगा। अंकुर को यकीन था फिया स्टोन का रहस्य आज रात खुल जाएगा। रात 9 बजे भारी बर्फबारी के बीच सब लोग ऋतुज के घर पहुंच गए। ऋतुज को ताबूत में फिर लटा दिया गया। उसकी हथेलियों को उसके माथे पर रखा गया और धीरे धीरे ताबूत में पानी डाला जाने लगा। पानी जैसे जैसे ऋतुज के शरीर को छूता, वो दर्द में कराहने लगता। कभी उसके हाथ की हड्डियां चरमराने लगती, कभी वो खुद का सर ही नोचने लगता। बहुत देर तक प्रक्रिया चलने के बाद भी फादर आज निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे कि अब शैतान वहां है या चला गया, क्योंकि न तो आज शैतान उनसे बातें कर रहा था और ना ही उनको उसके होने का आभास हो रहा था। उनके सहायक भी बस एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इससे पहले जो भी उस कमरे में गया था, या तो वो उठा ही नहीं, और अगर फादर की वजह से उठा भी तो बस एक मुर्दे की तरह ही जीता रहता। ना तो किसी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देता और ना ही जीवित लोगों की तरह व्यवहार करता। वो लोग बस एक पुतले की तरह अपना जीवन जीते। सबकी बस एक ही चाह रह जाती कि उनको उनके जैसे ही पुतले में दफन कर दिया जाए। इसका क्या राज था, किसी को नहीं पता। लेकिन पहली बार कोई उठा और स्टोन का नाम लेने लगा। ना तो मुर्दे की तरह दिख रहा था और ना ही पहले के लोगों की तरह खुद का पुतला तैयार कर उसमें दफन होना चाहता था। फादर ने घुटने टेक दिए। यह मामला उनकी समझ से परे था, बल्कि उनकी आंखों में आज डर सबने साफ देख लिया था। उनका खुद पर जो भरोसा था वो डगमगाता दिखा। उन्होंने फैक्ट्री के हेड से कुछ बातें की और फिर जल्दबाजी में वहां से जाते दिखे। उधर अंकुर ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली। वो और मीरम सर पर हाथ रखे ऋतुज के घर के बाहर बैठे थे। तो क्या ये सच है? वो पुतला जिसको हम मिसेस स्टोन का मानते हैं, वो एक्चुअली में फिया स्टोन का है? मीरम गहरी सोच में था। हाँ, मिसेस स्टोन का नाम फिया स्टोन था। उसे बचपन से ही टेलरिंग का बड़ा शौक था। अपने समय से आगे के डिजाइन्स न जाने कैसे सोच लेती। पर उस जमाने में लड़कियों को लड़कों वाले काम करता देख लोग नजरें टेढ़ी कर लेते। उनका मानना था लड़कियों को लड़कों के बराबर रहकर काम करना अनुपयुक्त है। हालांकि दूर दूर से कुछ लोग अपने कपड़े सिलवाने स्टोन के पास आते भी, पर जब लोगों द्वारा आपत्ति इतनी की जाने लगी कि फिया स्टोन का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, तो उसके पति ने उस पर पाबंदी लगा दी। पर फिया ने कपड़े डिजाइन करने और सिलने नहीं छोड़े। उसने चोरी छुपे अपने घर के बेसमेंट में अपना काम जारी रखा। उसने खुद के जैसा दिखने वाला पुतला बनवाया, जिसे हम आज मैनिक्विन कहते हैं, और उस पर नए नए कपड़े सिलकर लगाकर देखती और खुश होती रहती। धीरे धीरे वो पुतला ही मानो उसका सबसे करीबी बन गया। वो घंटों से बातें करती रहती और नए नए डिजाइन्स के बारे में सोचकर उन पर काम करती, और फिर पुतले पर लगाकर देखती और शाबाशी भी लूटती। एक दिन उसने एक फोटोग्राफर को बोला उस पुतले की अलग अलग ड्रेसेस में फोटो खिंचवाई। फोटोग्राफर को डिजाइन्स इतने अच्छे लगे कि उसने उनको एक अखबार में दे दिया और अखबार ने छाप दिया, मिसेस स्टोन्स इमेजिनेशन। इस खबर ने जहां उसे पॉपुलर करवा दिया, वहां उसके पति का गुस्सा आसमान छू गया। उसने उसे पागल बताकर पुतले को तुड़वाना चाहा। फिया के लिए यह सदमे से कम न था।
कहा जाता है उसी रात उसने खुद को पुतले के साथ दफना लिया। कुछ सालों बाद जब यहां फैक्ट्री बन रही थी तो ये पुतला मिला। इसके मालिक ने इसे एंटीक समझ लिया, पर जब भी उसे यहां से बाहर ले जाने का प्रयास करता उसके घर में कोई मर जाता। एक दिन वो भी किसी हादसे में मारा गया। तब से कोई भी उस पुतले को यहां से हटाने का प्रयत्न नहीं करता। तो क्या उसकी आत्मा उसमें बसी है? मीरम डर में कांप गया। हो सकता है, पर वो लोगों को मार क्यों रही है? अंकुर ने प्रश्न किया। अरे वो मूर्ति कर्स्ड है, शायद जो भी उसको छूता है उसका शिकार बन जाता है। पर इस कर्ज से ऋतुज को कैसे बचाएं? उसके घर वालों को खबर तो करनी चाहिए। मीरम बात पूरी करता। डॉक्टर शेखावत, सुना है भारत के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं और डिटेक्टिव बुमरा तक को उनकी जरूरत पड़ती है। वो स्कॉटलैंड में ही कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं, उनसे मिलते हैं। वो भारतीय हैं तो हमारी मदद जरूर करेंगे। अंकुर की आंखों में एक चमक थी। अगले ही दिन दोनों डॉक्टर शेखावत से मिलने पहुंच गए। पूरा केस सुनने के बाद डॉक्टर शेखावत पहले तो पेपर पर कुछ लिखते रहे, फिर बोले, स्टोन पुतले को अपना हिस्सा मानने लगी थी, जैसे हम अपने अंगों को मानते हैं। उस पुतले को जब भी वो एक नई ड्रेस पहनाती उसे लगता वो पहन रही है। जब उसे लगा उसके पुतले को उससे अलग कर दिया जाएगा तो उसने निर्णय लिया कि वो और वो पुतला हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और उसने खुद को ही उसके साथ दफना लिया। उसकी आत्मा ने भी उस पुतले को अपना लिया। जब भी कोई उस कमरे में जाता है स्टोन को लगता है कि वो उसके पुतले को नष्ट करना चाहता है और वो अपनी शक्तियों समेत उस पर वार कर देती है। क्योंकि उसकी जिंदगी बेहद पीड़ादायक थी, तो जो भी उसके संपर्क में आता है वो अंधेरी चादर में लिपट जाता है। उसे वैसी ही दर्दनाक अनुभूति होती है जैसी फिया ने अपने मृत्यु के समय की थी। तो ऋतुज को बचाया नहीं जा सकता? वो मिस स्टोन को क्यों खोज रहा है? मीरम ने पूछा। ऋतुज शायद पहला था जिसने फिया की एनर्जीज महसूस की। हो सकता है उसके सेंसेस इतने स्ट्रांग हों कि स्टोन उस पर मानसिक रूप से हावी ना हो पाई। पर समय रहते अगर ऋतुज को बचाया ना गया तो उसका अंत भी वही होगा। एक काम करो, पता करो फिया स्टोन किस तरह के ड्रेसेस बनाती थी। अगर कोई मिलता जुलता ड्रेस उस पुतले को पहना दिया जाए तो उसको वहां से बाहर ले जाया जा सकता है। पर याद रहे, लगभग 500 मीटर के दायरे में ही पुतले को ड्रेस समेत जमीन में गाड़ना होगा। इससे फिया पूर्ण हो जाएगी और ये कर्ज खत्म हो जाएगा। डॉक्टर के कहे शब्द अंकुर और मीरम को अच्छी तरह याद थे। खोजते खोजते आखिर एक पुराने म्यूजियम में मिसेस स्टोन की कहानी मिल ही गई। दोनों ने एक ड्रेस का चुनाव किया और टेलर से मिलती जुलती ड्रेस बनवा ली। पर प्रश्न यह था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? थोड़ा गर्मा गर्मी के बाद मीरम के सर ही जिम्मेदारी टंगी। फैक्ट्री सन्नाटे में डूब चुकी थी। बर्फ हल्के से उनके शरीर को छूती और एक सरसराहट दे जाती। अंकुर की पूरी नाक लाल हो चुकी थी। हाथों को भींचे मीरम दबे पांव आगे बढ़ रहा था। चरमराई सी आवाज में मशीनें उनसे बातें करने लगी। एक अजीब वातावरण था, मानो कोई फुसफुसाहट लगातार उनके कानों में गूंज रही हो। दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। अंकुर के हाथ तो ठिठुर से गए। हलक से जुबान समझो खिसक सी गई थी। दोनों ने उस कमरे का दरवाजा खोला। वो सुगंध आज उनको भी आ रही थी। स्मेल आते ही मीरम ने अंकुर का हाथ पकड़ लिया। वो यही है भाई, अकेले नहीं। अचानक अंकुर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके शरीर पर कई बिच्छू रेंग रहे थे। मीरम तुरंत उसका हाथ छोड़ एक तरफ दौड़ गया, पर वो पुतले तक पहुंच पाता फिसलकर नीचे गिर पड़ा। खून पानी की तरह फर्श पर पड़ा था। मीरम का पूरा शरीर लहू से रंग गया। उसे लगा उसकी गर्दन पर कुछ है, पर क्या? नजरों ने जब गर्दन की ओर दौड़ लगाई
तो पाया बड़े नाखूनों वाले 2 हाथ उसकी गर्दन पर हैं। मिसेस स्टोन अपने नाखूनों से मीरम की गर्दन को चीरना चाहती थी। स्टोन ने अपना चेहरा झुका उसके करीब कर लिया। वो खून के बहाव को सूंघने लगी। मीरम की बॉडी ठंडी पड़ गई। उसकी आंखों से खून धीरे धीरे बाहर आने लगा। मीरम अब मौत के बेहद करीब था। अंकुर के पास वक्त कम था। उसने हिम्मत जुटा सीधे मूर्ति की ओर दौड़ लगा दी। उसके एक हाथ में ड्रेस थी। बिना रुके अंकुर ने वो ड्रेस पुतले को पहना दी। उसके बाद उन दोनों को कुछ याद नहीं। दोनों को बदहवास ऋतुज के घर के पास पाया गया। वो पुतला अब उस कमरे में नहीं था। ऋतुज बिल्कुल ठीक हो गया था। फैक्ट्री शायद अब फिया स्टोन के कर्ज से मुक्त थी। 3 दिन बाद अंकुर, ऋतुज और मीरम दोनों फैक्ट्री लॉबी में बैठे बर्फबारी देख रहे थे। तुम लोगों ने मिस स्टोन की मूर्ति को कहां गाड़ा? ऋतुज ने पूछा। पता नहीं, उस समय हम क्या देख और समझ रहे थे हमें खुद ही ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है ड्रेस पहनाते ही हम दोनों ने मूर्ति को बाहर आकर कहीं गाड़ दिया। अंकुर ने जवाब दिया। यार, मैं तो अभी भी उसकी उंगलियां अपने गर्दन पर महसूस कर सकता हूं। मीरम का चेहरा उतर गया। तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया शायद ही कोई करता। थैंक यू। ऋतुज की आंखें नम हो गई। अंकुर और मीरम ने उसे गले लगा लिया। फिया स्टोन का कर्ज उनके लिए तो हट गया था, पर उसे कहां गाड़ा गया, उसके बाद क्या हुआ, वो कोई नहीं जानता। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।